जय हिंद सभी को। चलिए, कल केमिस्ट्री की क्लास में लास्ट में जहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो केमिस्ट्री की क्लास में कल हम लोग चौथी अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। चौथी अवस्था यानी कि प्लाज्मा की अवस्था हम लोग देख चुके थे, और प्लाज्मा की अवस्था में हम लोग देख चुके थे इसके उदाहरण क्या क्या हैं। तो इसके उदाहरण में ट्यूबलाइट इसका उदाहरण हो सकता है, CFL इसका उदाहरण हो सकता है, नियॉन लैंप ये भी आपका उदाहरण हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, निम्न में से किस एक में पदार्थ की चौथी अवस्था दिखाई देती है। तो निम्न में से आपके ऑप्शन ये भी हो सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन स्ट्रीट लाइट भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन होंगे तो इनमें पदार्थ की चौथी अवस्था देखी जा सकती है, जो कि कृत्रिम रूप से ही संभव है, प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। इसी के साथ हम आपको एक पॉइंट बता रहे थे कल एग्जाम्पल में द्रव और गैस के संबंध में, कि जब प्रेशर डिक्रीज किया जाता है तो कोई भी लिक्विड फॉर्म में जो गैस होती है वो आपका किस फॉर्म में आ जाती है, गैसीय अवस्था में। और जब गैस को प्रेशर बढ़ाते हैं यानी प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वहां पर एलपीजी के बारे में हमने उदाहरण आपको दिया था कि एलपीजी में जब भी प्रेशर बढ़ाया जाता है तो जब सिलेंडर में जाती है तो ये तरल अवस्था में हो जाती है। यहाँ पर हमने बताया था इसमें दो मुख्य घटक यूज होते हैं, एक यूज होता है ब्यूटेन और एक यूज होता है प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन के बारे में हमने आपको बताया था। यहीं पर कल हमने सूत्र जब बताया था तो वो सूत्र उल्टा हो गया था, गलती से ब्यूटेन की जगह प्रोपेन और प्रोपेन की जगह ब्यूटेन का सूत्र लिख गया था, तो उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ब्यूटेन का सूत्र आप लिख लीजिएगा C3H8 C3H8, और प्रोपेन की जगह आप लोग सही सूत्र लिख लीजिएगा C4H10 C4H10। इसको सही कर लीजिएगा, कल ये गलती से हो गया। इसके बाद हमने बताया था गैस लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो याद रखिएगा गैस लाइटर में प्रयोग की जाती है आपकी, गैस लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयोग की जाती है। ये भी एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि ब्यूटेन गैस किसमें प्रयोग की जाती है, गैस लाइटर में। कल गलती से हमने प्रोपेन बता दिया था, तो ब्यूटेन गैस का प्रयोग आपका गैस लाइटर में किया जाता है। एलपीजी के संबंध में एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा, ये कल नहीं हुआ था, कि एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन जो गैसें होती हैं इन दोनों में ही गंध नहीं पाई जाती, यानी ये पूरी तरीके से गंधहीन गैसें होती हैं। गंधहीन गैसें होने के कारण अगर इनका रिसाव शुरू हो जाए तो व्यक्ति को पता नहीं लगेगा। इसलिए क्वेश्चन एक बनता है कि एलपीजी गैस सिलेंडर में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा एक पॉइंट डाल के, गंध के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर में एथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। एथाइल मरकैप्टन का प्रयोग गंध के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर में करते हैं। तो ये पॉइंट एक नोट कर लीजिएगा, ये कल से था। इसके बाद अब हम लोग पांचवी अवस्था देखते हैं कि पांचवी अवस्था क्या होती है। देखिए, पांचवी अवस्था आपको हमने बताई थी, पांचवी अवस्था पदार्थ की होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। इसको संघनित अवस्था भी कहा जाता है, संघनित अवस्था। देखिए, ये अवस्था भी आपकी प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेंगे कि प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। दूसरा, इसे भी कृत्रिम रूप से ही बनाया गया था, और इसे कृत्रिम रूप से बनाया गया। कृत्रिम रूप से बनाया किसने था? कृत्रिम रूप से बनाने वाले दो वैज्ञानिक थे, जिनमें एक वैज्ञानिक का नाम था
जेसी बोस और दूसरे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसीलिए इसको बोस आइंस्टाइन अवस्था कहा जाता है। कल हमने एक आपको बताया था कि कभी भी ताप और दाब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। यदि ताप इंक्रीज करेंगे तो दाब अपने आप घट जाएगा। इन दोनों को कभी भी इक्वल में नहीं लाया जा सकता, यानी एक को बढ़ाएंगे दूसरा घट जाएगा। ये दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। जैसे ताप बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, दाब बढ़ाएंगे तो ताप घटेगा। ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके ताप और दाब को दोनों को एक समान क्रम पे ला दिया। और जब ये समान क्रम पर इसे लाए तो समान क्रम पर जिस पर लाए थे ये उस वो ताप काफी कम ताप था। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो कि ताप और दाब सामान्यतया समान क्रम पर नहीं आ सकते, किंतु जेसी बोस तथा आइंस्टाइन ने मिलकर इन दोनों को समान क्रम पे लगाया, जो कि बहुत कम ताप पर था, जो कि बहुत कम ताप पर था। और जिस अवस्था में ये दोनों बराबर हो गए, यानी ताप और दाब दोनों बराबर हो गए, यानी लोएस्ट टेम्परेचर पर ले गए, जिस ताप पर ये दोनों बराबर हो गए, वो जो अवस्था कहलाई वही अवस्था आपकी थी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। ये अवस्था ये लैब में विकसित की गई थी, इसलिए ये कृत्रिम रूप से ही संभव है। प्राकृतिक रूप से ये अवस्था कभी भी संभव नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ ताप बढ़ेगा वहां दाब घट जाएगा, जहाँ दाब बढ़ेगा वहां ताप घट जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। इसलिए जिस अवस्था पर इन दोनों को बराबर पर लाए और वो ताप बहुत कम ताप था, इसीलिए इस अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था कहा गया, क्योंकि ये अवस्था इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके डेवलप करी थी। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट, जैसे कि हम लोगों ने अभी लिखा था भौतिक अवस्था के आधार पर, आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। आपको बताएं, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालनी पड़ेगी। हेडिंग डालिएगा, रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। अभी पढ़ा था भौतिक संगठन के आधार पर, अब रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। अब जरा इसको भी देख लेते हैं। देखिए, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे भौतिक संगठन के आधार पर 5 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया था, उसी तरीके से जो दूसरा पार्ट आपका आता है रासायनिक संगठन के आधार पर, तो रासायनिक संगठन के आधार पर मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। और ये 2 भाग कौन से थे, तो पहले हम लोग इसको ये समझते हैं। पहला भाग वह भाग होता है जो पदार्थ की शुद्ध अवस्था को प्रतिरूपित करता है, और दूसरा वह भाग होता है जो अशुद्ध होता है। तो पदार्थ को 2 मुख्य रूप से भागों में बांटा गया, जिसमें पहला भाग कहलाया शुद्ध और दूसरा भाग कहलाया अशुद्ध। तो पहले तो नोट कर लीजिएगा, रासायनिक अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। शुद्ध के अंतर्गत जब भी आप पढ़ोगे तो शुद्ध के अंतर्गत ये फिर से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, और 2 भागों में डिवाइड होने के बाद ये बढ़ जाता है, एक तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व और दूसरा यौगिक, नोट कर लीजिएगा, तत्व और यौगिक। अगर आप ये चार्ट बना लोगे तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चीजें सारी समझ में आती चली जाएंगी आपको। पहला
तत्व और दूसरा यौगिक। इसके बाद अगली बात आती है कि अशुद्ध को कितने भागों में बांटा गया। तो अशुद्ध को इसी का एक सब भाग किया गया जिसमें अशुद्ध के अंतर्गत आ गए मिश्रण, क्योंकि मिश्रण कई प्रकार से हो सकते हैं इसलिए इसका एक भाग है और वो कहलाया मिश्रण। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, मिश्रण इसका अगला भाग आ जाता है। इसके बाद अगली बात आती है कि जब हम लोग मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण भी दो तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। एक तो मिश्रण का वह भाग होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं समांग मिश्रण, समांग मिश्रण, और दूसरा भाग वो होता है जिसे हम लोग बोल देते हैं विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा भाग हो जाता है समांग, पहला समांग मिश्रण और दूसरा हो जाता है विषमांग मिश्रण। यानी अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इसे इंग्लिश में लिखा जाएगा एलिमेंट तत्व को, यौगिक को हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड। इसके बाद अब यहाँ पर जैसे मिश्रण, तो मिश्रण को आप लोग जानते ही हो इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर। समांग मिश्रण को इंग्लिश में बोला जाता है होमोजीनियस, विषमांग को बोलते हैं हेट्रोजीनियस, नोट कर लीजिएगा होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। इसके बाद अब इस टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे देखेंगे जो तत्व है आपका, ये तत्व मुख्य रूप से किन भागों में डिवाइड होता है। तो तत्व आपका मुख्य रूप से तीन भागों में आगे चल के विभाजित हो जाता है, जिसमें पहला भाग आपका आता है धातु, दूसरा आता है अधातु और तीसरा आता है उपधातु। ये आपका तीन भागों में बंट जाता है, पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। तो आप लोग फिगर बनाते जाइएगा, धातु, अधातु और उपधातु, यानी पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपकी क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपकी शुरू हो जाती है, जिसमें से अब हम लोग देखेंगे धातु, अधातु यानी मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल, ये सब क्या है, क्या किससे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपकी चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेटल, इसको बोलेंगे नॉन मेटल और इसको बोलेंगे सब मेटल। ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ तक आप फिगर बना लीजिएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला तत्व जो कि समझना बहुत जरूरी है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्व के बारे में। तत्व क्या है, क्या इससे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली हेडिंग तत्व, या इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट। सबसे पहली बात आती है तत्व की परिभाषा क्या बनेगी। देखिए, जब भी आप कभी भी तत्व शब्द यानी एलिमेंट शब्द का यूज करते हो तो एलिमेंट शब्द का यूज करने का तात्पर्य होता है कि वह किसी न किसी परमाणु से निर्मित होगा
जिसमें किसी दूसरे परमाणु का प्रयोग ना किया गया। जैसे आप पीतल बोलोगे तो पीतल में दो धातुएं मिल जाएंगी, तो क्या ये तत्व होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आप जैसे लोहे की बात करोगे तो लोहे में कोई भी चीज मिली नहीं होती। लोहा जब प्राकृतिक रूप से निकाला जाता है तो सिर्फ वह एक अवस्था में होता है। तो यहाँ पर पहली चीज तो आप जो डेफिनेशन लिखोगे वो डेफिनेशन इसकी हो जाती है, वह पदार्थ, वह हर पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित हो, जिसमें किसी दूसरे परमाणु का या किसी दूसरे एलिमेंट का या किसी दूसरे अन्य पदार्थ का प्रयोग या दूसरे किसी अन्य मेटल का या दूसरे किसी अन्य तत्व का यूज ना किया गया हो, जहां पर सिर्फ एक ही पाया जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे आपका तत्व या एलिमेंट कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो एग्जाम्पल हो सकता है Fe यानी कि लोहा, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है Fe। तांबा भी एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि तांबा भी आपका मुख्य रूप से क्या होता है? तांबा भी आपका मुख्य रूप से लोहा, तांबा भी आपका एक ही परमाणु से मिलकर के बना होता है, उसमें कोई भी दूसरी चीज नहीं होती, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे अब यहाँ पर एक अगली बात कर लें, और क्या हो सकते हैं, और क्या इसको समझने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो एक तरीका और भी है कि किसी भी पदार्थ में एक ही परमाणु जानने के लिए आप जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि उसकी कितनी भी बड़ी मात्रा हो और कितनी भी छोटी मात्रा हो, गुणधर्म उसका एक ही होगा। जैसे अगर आप रॉड ले लो लोहे की एक, और उस लोहे की रॉड में अगर आप करंट को दौड़ाओ, यानी इलेक्ट्रिसिटी आप चार्ज उसमें दौड़ा दो, तो चार्ज दौड़ाने पर क्या वो करंट मारेगी रॉड? बिल्कुल मारेगी, क्योंकि उसका काम क्या है कि वो विद्युत की सुचालक है, तो करंट का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह कर देगा। लेकिन अगर उसी जगह आप लोहे की एक छोटी सी कील ले लो और उस कील पर आप करंट दौड़ाओ, तो क्या वो करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पर गुण धर्म का परिवर्तन नहीं होता। तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो कि तत्व वह है जिसकी मात्रा कम या ज्यादा होने पर भी उसके गुणधर्म कभी नहीं बदलते। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, तत्व वह है जिसके मात्रा बदल जाने पर गुणधर्म नहीं बदलते। अब यहाँ गुणधर्म की बात आई है, तो अब एक चीज आपको मुख्य रूप से ये ध्यान देनी पड़ेगी कि किसी भी अवस्था में अगर गुणधर्म समान है, यानी किसी भी अवस्था में मुख्य रूप से क्या समान होगा? तो उसका गुणधर्म समान होगा। अब अगर गुणधर्म समान है तो गुणधर्म समान होने का मतलब क्या है? तो गुणधर्म समान होने का मतलब केमिस्ट्री में क्या समझा जाएगा? तो एक चीज याद रखिएगा, केमिस्ट्री में जब भी गुणधर्म समान होने की बात की जाती है तो इसका दूसरा अर्थ होता है कि उसकी द्रव्यमान संख्या, उसकी द्रव्यमान संख्या, यानी कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या जो होगी, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या एक ही रहेगी, कभी भी बदलेगी नहीं। चाहे आप बड़ी रॉड का कोई टुकड़ा ले, चाहे आप कोई बड़ी रॉड ले लें, तो भी उसका द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या वही होगी। मान लीजिए आपने कोई एक 6 फीट की रॉड ले ली। अब जो 6 फीट की रॉड ली है आपने, ये 6 फीट की रॉड में जो मान लीजिए लोहे की रॉड है ये, अब इसके जो परमाणु संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या जो होगी, वही एक छोटी सी कील मान लीजिए हमने ले ली और किसी कील पर देखा, तो क्या उसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तत्व में निम्न में से समान होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तत्व में निम्न में से क्या समान रहेगा? तो तत्व में हमेशा द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या, यानी परमाणु भार और परमाणु क्रमांक, ये दोनों आपके निश्चित होंगे, ये कभी भी बदलेंगे नहीं। तो इसको नोट कर लीजिएगा तत्व के बारे में, ये पहली बात।
दूसरी बात, जो भी धातु होगी वो धातु के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, धातु कभी भी पूर्ण रूप से अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए जैसे कोई तत्व है, अब कोई धातु की बात कर ली जाए, तत्व के कितने प्रकार है, 3 प्रकार हैं। अब तत्व में 3 प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो आता है वो क्या आता है, धातु आता है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला हम पहला टॉपिक स्टार्ट करें आपका धातु का। अब यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो तत्व 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, तत्व आपका 3 भागों में डिवाइड हुआ, एक तो हो गया आपका धातु, अधातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु, यही तो 3 भाग थे जो डिवाइड हुए थे। इसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में इन्हें यानी तत्व को या धातु, अधातु, उपधातु को किस क्रम में रखा गया। ये आपका लास्ट टर्न आ चुका है रेलवे में क्वेश्चन, तो याद रखिएगा जब भी इन्हें आवर्त सारणी में रखा गया तो आवर्त सारणी में सबसे बीच में जो होगा वो होगी उपधातु। उपधातु को आप याद रखिएगा, उपधातु जो कि यहाँ किनारे है ये बीच में है आवर्त सारणी में, और जो सबसे पहले रखी गई वो तो आपकी क्या होगी, धातु, लेकिन जो सबसे लास्ट में रखी गई वो थी अधातु। इस तरीके से इन्हें आवर्त सारणी में रखा गया, यानी पहले नंबर पर धातु है, दूसरे पे उपधातु है और तीसरे नंबर पर अधातु रखी गई। यानी आवर्त सारणी में जब धातुओं को डिफाइन किया गया तो सबसे पहले धातुएं हैं, फिर उपधातुएं हैं और इसके बाद आपकी अधातुएं रखी गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपसे बार बार पूछ रहे थे, कल भी पूछा था कि अयस्क, जैसे हमने कल पूछा था आपसे कि पारे का अयस्क क्या है, तो आपने आंसर किया था सिनेबार अयस्क होता है पारे का। ये अयस्क क्या होता है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, यानी कि जो है धातु। धातु के संबंध में जब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहली चीज आएगी अयस्क क्या है, यानी ओर क्या होता है। ओर, जैसे आप लोग बोलते हैं ना आयरन ओर, आयरन ओर का मतलब क्या हो गया, लोहे का अयस्क। उसी तरीके से ओर क्या है, यानी अब हम लोग ओर की बात कर रहे हैं, ओर यानी अयस्क क्या होता है बताइएगा। अगर हमने आपसे पूछ लिया कि अयस्क की परिभाषा बताइए, तो अयस्क की परिभाषा आप क्या कहेंगे, क्या होती। देखिए कभी भी धातु के बारे में बात करें तो सबसे पहले अयस्क की बात होगी, क्योंकि मान लीजिए आपने लोहे को किसी कोयले की खदान से या लोहे को किसी मान लीजिए कि खनिज संसाधन में आपको प्राप्त होगी ये लोहा। लोहा जब भी खनिज संसाधन के रूप में हमें प्राप्त होता है तो ये जिस रूप में प्राप्त होता है ये मूल रूप से लोहे के रूप में नहीं प्राप्त होता, इसमें लोहे के साथ साथ कुछ अशुद्धियां भी मिली होती हैं। अब जब ये अशुद्धियां मिली होती हैं तो इसके साथ जब लोहा मूल रूप से निकाला गया तो लोहे में लोहा भी था और उसके साथ कुछ अशुद्धियां भी थी, जो अशुद्धियां हमें बाहर करनी होती हैं, जिसे अशुद्धियों को हम लोग एक निष्कर्षण विधि का प्रयोग करते हैं, यानी एक्सट्रैक्शन विधि का प्रयोग करते हैं, और निष्कर्षण के माध्यम से ये अशुद्धियां हम लोग लोहे से हटा देते हैं, और इसके बाद जो हमें धातु प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है, लोहा। तो अब यहां से बात आती है ये अयस्क क्या है। जब हमने लोहे को निकाला था इसके साथ में हमें अशुद्धियां मिली थी, यानी लोहे के साथ जब अशुद्धियां भी साथ आ गई तो लोहा और अशुद्धियां जो साथ साथ थी, तब इसे किस नाम से जाना जाएगा, तब इसी को अयस्क कहा जाता है। तो आप लोग चाहें तो एक डेफिनेशन लिख लें, हम बोल दे रहे धातु, लिख लीजिएगा, अयस्क की परिभाषा बोल रहे, धातु कभी भी पूर्ण शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होती
धातु कभी भी पूर्ण शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होती, इसमें कुछ अशुद्धियां भी होती हैं। इसमें कुछ अशुद्धियां भी होती हैं। इन्हीं अशुद्धियों को और या अयस्क के नाम से जाना जाता है। इन्हीं अशुद्धियों को अयस्क या और के नाम से जाना जाता है। फिर लिखिएगा लाइन चेंज करके, अशुद्धियां हटाकर प्राप्त तत्व धातु कहलाता है। अशुद्धियां हटाकर प्राप्त तत्व, अशुद्धियां हटाकर प्राप्त तत्व धातु कहलाता है। तो यहां से आपको अयस्क के बारे में भी पता हो गया। तो यहां से आपको अब अयस्क से संबंधित दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अयस्क की बातें अब लगातार होंगी और लगातार इसके संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि शीशे का अयस्क क्या होता है। कल हमने पारे का अयस्क आपसे पूछा था, तो क्या था, सिनेबार था। आज हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शीशे का अयस्क क्या होता है। शीशे का अयस्क क्या होता है, बताइएगा। काफी बार आपसे पेपर क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, धातु के गुणधर्म क्या होते हैं। धातु के गुणधर्म क्या होते हैं। सबसे पहला गुणधर्म जो धातु का होगा वो ये होगा कि कोई भी धातु होगी वो ऊष्मा की सुचालक होगी। कोई भी धातु, पहला गुणधर्म होगा ऊष्मा की सुचालक होगी। दूसरा, अब सुचालक की बात आई है तो सबसे ज्यादा सुचालक, क्वेश्चन है सर्वाधिक सुचालक किसे माना जाता है, जिसमें चालकता सबसे ज्यादा हो। क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, बताइएगा, जिसमें आपके ऊष्मा चालकता सबसे ज्यादा हो। आंसर करिएगा। इसके बाद दूसरा गुणधर्म अगर हम लोग लें तो दूसरा गुणधर्म होता है कि ये जो भी आपकी धातु होगी ये आघात वर्धनी होती है। आघात वर्धनी होती है। आघात वर्धनी का मतलब होता है यदि इसे पीटा जाए तो पीटने पर ये बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई लोहे का तार ले लें, तो लोहे के तार को अगर हम पीटेंगे तो कुछ समय तक वो अपनी लंबाई में बढ़ेगा, टूटेगा नहीं, यानी आघात को ये सह सकता है। तो ये कैसी होगी, तो आघात वर्धनी होगी। या दूसरे तरीके से ऐसे ले सकते हैं कि कोई लोहे का टुकड़ा होगा, अगर हम उसे पीटना शुरू करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, वो एक चादर के रूप में परिवर्तित होता चला जाएगा, यानी एक पत्ती के रूप में परिवर्तित होता चला जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, आघात वर्धनी। इसके बाद तीसरा गुणधर्म इसका क्या होगा, तीसरा गुणधर्म अभी हमने बता दिया आपको, इसमें तन्यता भी पाई जाती। तन्यता पाए जाने का मतलब है कि जब भी कभी लोहे के तार को या लोहे की रॉड को पीटा जाएगा या तार को पीटा जाएगा तो वो लंबाई में वृद्धि करती चली जाएगी, यानी कि तार के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है। चौथा इसका गुण होता है कि इसे पीटने पर आवाज भी आपको सुनाई देगी। तो इसे पीटने पर आवाज होती है, यह भी इसका गुणधर्म है कि इसे पीटने पर आवाज होती है। अगला गुणधर्म अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा उच्च होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों उच्च होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट
और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इसके उच्च होते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। और अगर आप एक गुणधर्म और लिखना चाहें, छठा गुणधर्म, सामान्यतया यह ठोस अवस्था में होते हैं। सामान्यतया यह ठोस अवस्था में होते हैं। इसी जगह अपवाद डाल के लिख लीजिएगा, किंतु अपवाद स्वरूप वह धातु जिसे कहा तो धातु जाता है लेकिन वह द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है आपका पारा। ये धातु में रखा गया लेकिन ये मुख्य रूप से किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये मुख्य रूप से आपका द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हमें बताइएगा, क्विक सिल्वर क्वेश्चन है, पूछा गया है, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो आपके कल के लिए क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? इसके बाद क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? इसके बाद शीशे का अयस्क क्या होता है? तो 3 क्वेश्चन है कल के लिए, बताइएगा मैं। इसके बाद इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में जो चार्ट बनवा दिया है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर, यानी कि मंडे को। और मंडे को आपकी क्लास होगी, मंडे को क्लास होगी आपकी बायोलॉजी की। तो उसी के आगे अब तेजी से जो एनिमल किंगडम था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।